हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे वाइवा के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, वादपत्र किसे कहते हैं? वादपत्र वादी द्वारा न्यायालय में पेश किया गया वह लेख होता है जिसमें वह उन तथ्यों का कथन करता है जिनके आधार पर वह न्यायालय से रिलीफ की मांग करता है। वाद की अंतर्वस्तुएं क्या होती हैं? फर्स्ट, उस न्यायालय का नाम जिसमें वाद प्रस्तुत किया जाना है। दूसरा, वादी का नाम, पिता का नाम, आयु, व्यवसाय और निवास स्थान। थर्ड, प्रतिवादी का नाम, पिता का नाम, आयु, व्यवसाय एवं निवास स्थान। चौथा, यदि वादी अथवा प्रतिवादी में से कोई अवयस्क या मूढ़ है तो इस आशय का कथन। फिफ्थ, वे तथ्य जिनसे वाद हेतु उत्पन्न होता है और ऐसे उत्पन्न होने का समय। सिक्स, यह दिखाने वाले न्यायालय को वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार है। सेवंथ, क्षेत्राधिकार और न्याय शुल्क का कथन, जो कि ऑर्डर 7 रूल 1 में बताया गया। अब हम बात करते हैं वादपत्र में अंकित की जाने वाली दो अतिरिक्त विशिष्टियों का उदाहरण दीजिए। तो पहला है धन संबंधी वाद। जहां वादी धन संबंधी वाद दायर करना चाहता है वहां वादपत्र में दावे की जाने वाली निश्चित धनराशि का वर्णन किया जाना चाहिए। अचल संपत्ति के वादों में जहां वाद की विषय वस्तु अचल संपत्ति है वहां वादपत्र में संपत्ति का ऐसा वर्णन अंतर्विष्ट किया जाना चाहिए जो उसकी पहचान के लिए पर्याप्त हो, अर्थात जिससे उसे आसानी से पहचाना जा सके। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यायालय किन आधारों पर वादपत्र को खारिज कर सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है, जहां वादपत्र किसी वाद कारण को स्पष्ट रूप से प्रकट न करता हो। बी, जहां वादपत्र में दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया जाता है और वादी न्यायालय द्वारा नियत की गई मियाद के भीतर मूल्यांकन ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित होने पर भी वैसा करने में विफल हो जाता है। सी, जहां वादपत्र में दावाकृत अनुतोष या उचित मूल्यांकन किया गया है लेकिन वादपत्र ऐसे कागज पर लिखा गया है जो पर्याप्त रूप से मुद्रांकित नहीं है और वादी अदालत द्वारा नियत की जाने वाली मियाद के भीतर उचित रूप से मुद्रांकित कागज को प्रस्तुत करने के लिए अदालत द्वारा अपेक्षित होने पर भी वैसा करने में विफल हो जाता है। और डी, जहां मुकदमा वादपत्र में दिए गए बयान से कानून द्वारा वर्जित मालूम पड़ता है। अब हम बात करते हैं रिटन स्टेटमेंट किसे कहेंगे। रिटन स्टेटमेंट के बारे में ऑर्डर 8 में बात की गई है। प्रतिवाद पत्र किसको कहेंगे हिंदी में, या लिखित कथन प्रतिवादी द्वारा पेश किया गया लिखित बचाव होता है जिनमें प्रतिवादी वादपत्र में वर्णित प्रत्येक फैक्ट पर अपना कथन करता है तथा ऐसे नए तथ्यों का वर्णन करता है जो उसके पक्ष में हो सकते हैं। अभिवचन के सारभूत नियमों को बताइए। फर्स्ट है, केवल तथ्यों का वर्णन किया जाना चाहिए, विधि का नहीं। केवल सारवान तथ्यों का वर्णन किया जाना चाहिए, केवल तथ्यों का ही वर्णन किया जाना चाहिए, साक्ष्य का नहीं। अभिवचन संक्षिप्त में सही किंतु यथार्थ और निश्चित होना चाहिए। अभिवचन धाराओं में बांटा जाना चाहिए, यानी पैराग्राफ्स में होना चाहिए और अभिवचन पर हस्ताक्षर करने चाहिए। अभिवचन का सत्यापन होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं अभिवचन का मुख्य उद्देश्य क्या है। पक्षों को निश्चित वाद पदों तक तनिकियों पर लाना। दूसरा, पक्षों को आश्चर्य से बचाना। तीसरा, आवश्यक खर्चों और कठिनाई को कम करना। चौथा, असंगतियों को खत्म करना। पांचवा, अनावश्यक देरी में कमी करना। 6, न्यायालय को न्याय प्रशासन में सहायता देना। अब बात करते हैं हम अल्टरनेटिव प्लीडिंग से आप क्या समझते हैं। देखो, प्लेंटिफ को अल्टरनेटिव रूप से कई विभिन्न अधिकारों का दावा करने और प्रतिवादी को विभिन्न बचावों का अभिवचन करने का जिन है वह चाहे विधि आगे देती है। अब हम बात करते हैं इनकंसिस्टेंट प्लीज से आप क्या समझते हैं। वैकल्पिक अभिवचनों को करने या असंगत अभिवचनों उठाने के प्रति कोई आपत्ति नहीं हो सकती, बशर्ते कि ऐसे अभिवचन करने से वाद पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, अर्थात कोई वाद उत्पन्न न हो। उदाहरण के लिए देखिए, बेदखली के मुकदमे में वादी अभिकथन करता है कि प्रतिवादी उसका किराएदार है या कि वह एक अतिचारी है। प्रतिवादी उस पर किराए के अधिकारों या प्रतिकूल कब्जे के द्वारा हक का दावा कर सकता है। अब हम बात करते हैं अभिवचनों में संशोधन के लिए व्यवहार प्रक्रिया संहिता में कौन सा प्रावधान किया गया है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर 6 रूल 17 के अंतर्गत पक्षकार अभिवचनों में न्यायालय की अनुमति से यथा आवश्यक संशोधन कर सकते हैं, यानी अमेंडमेंट कर सकते हैं।
एक वाद में क्या क्या आवश्यक विवरण दिया जाता है। देखिए, सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल 1 के अनुसार वाद पत्र में न्यायालय का नाम, वाद की संख्या, वादी व प्रतिवादी का नाम, पिता का नाम, व्यवसाय, वाद का कारण, न्यायालय के क्षेत्राधिकारिता की बात यानी क्षेत्राधिकार के बाद मांगा गया रिलीफ, वाद के विषय, मूल्य का कथन और सत्यापन, हस्ताक्षर आदि का होना आवश्यक होता है। अब हम बात करते हैं, क्या न्यायालय अभिवचनों में संशोधन की अनुमति दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, ऑर्डर 6 रूल 17 के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं, क्या ऐसे संशोधन जो किसी वाद के प्रारूप को बिल्कुल बदल देते हैं द्वितीय अपील में मंजूर किए जा सकते हैं? नहीं किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं, न्यायालय अभिवचनों में कब संशोधन की मंजूरी दे सकता है? देखिए, कोर्ट अभिवचन में कब संशोधन की मंजूरी दे सकता है? तो देखिए, न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रकरण पर उनमें से किसी भी पक्षकार को उसके अपने अपने अभिवचनों का परिवर्तन या परिशोध या संशोधन इस ढंग से और इस शर्त पर करने की अनुमति दे सकेगा जैसा कि वह उचित समझता हो, और ये सभी संशोधन पक्षकार के विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों को निपटाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक रूप से किए जाएंगे। वादकालीन आदेश यानी इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर क्या होते हैं? जो किसी न्यायालय द्वारा मुकदमों के दौरान पारित किए जाते हैं, जो मुकदमों की विषय वस्तु के संबंध में पक्षों के मौलिक अधिकारों का निपटारा नहीं करते हैं बल्कि विषय वस्तु के संरक्षण से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ क्वेश्चन में डिस्कस करें, फिर आगे देख लेते हैं। आगे हम बात करते हैं, आर्टिकल 32 व 226 के बीच क्या डिफरेंस है? देखिए, आर्टिकल 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए भी रिट जारी कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत केवल मूल अधिकारों को लागू करने हेतु ही ऐसा कर सकता है। अधिकार परीक्षा की याचिका किसके विरुद्ध जारी की जा सकती है? जो किसी लोक पद को गैर कानूनी तरीके से धारण किए रहता है। डिग्री कितने प्रकार के होते हैं? डिग्री 2 प्रकार के होते हैं, प्रारंभिक डिग्री और अंतिम डिग्री। कोई डिग्री आरंभिक कब कहलाती है? देखिए, जब वाद का पूर्ण रूप से निपटारा किए जाने से पहले और भी अगली कार्यवाही की जानी हो, इसे हम आरंभिक डिग्री कहेंगे। अब हम बात करते हैं, कोई डिग्री अंतिम कब कहलाती है? जब ऐसा न्याय निर्णय यानी एजुडिकेशन पूर्ण रूप से वाद का निपटारा कर देता है। ऑर्डर किसे कहते हैं? देखिए, ऑर्डर सीपीसी यानी ऑर्डर दीवानी न्यायालय यानी दीवानी न्यायालय के किसी विनिश्चय और औपचारिक व्यक्ति है जो डिग्री नहीं है। डिग्री और आदेश में एक मुख्य अंतर बताइए। तो देखिए, डिग्री से अपील की जा सकती है परंतु प्रत्येक आदेश से अपील नहीं की जा सकती। ठीक है, प्रांग और विबंध में अंतर कीजिए। प्रांग न्याय पश्चातवर्ती वाद का प्रेक्षण करने वाले न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बाधित करता है, जबकि विबंध यानी स्टॉपल केवल कथन करने वाले पक्षकार को अपने पूर्व कथन से मुकरने को बाधित करता है। रेजुडी कीटा के बारे में बात करें तो देखिए, मुकदमेबाजी का अंत है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? रेजुडी कीटा का, जो कि सेक्शन 11 में है। रेजुडी कीटा का आशय मुकदमेबाजी का अंत हो, दोहरे वाद से सुरक्षा और न्यायालय के निर्णय को सही और अंतिम बनाना है। स्टॉपल का क्या ऑब्जेक्ट है? किसी व्यक्ति को अपनी बातों से मुकरने या प्रतिकूल आचरण करने से रोकना है। न्यायालय की इनहेरेंट पावर से आप क्या समझते हैं? देखिए, ऐसी शक्तियाँ जो न्यायालय को ऐसे मामले के निपटारे के लिए प्रदान की जाती हैं जिनके बारे में विधि में कोई उपबंध नहीं दिए गए। ठीक है, न्यायालयों को यानी कोर्ट को इनहेरेंट पावर किस सेक्शन के अंतर्गत प्रदान की गई है? तो सीपीसी के सेक्शन 151 के अंतर्गत। ठीक, इंजंक्शन किससे कहते हैं? देखिए, व्यादेश एक ऐसी न्यायिक कार्रवाई है जिसके द्वारा किसी पक्ष को कोई विशिष्ट कार्य करने या हस्तक्षेप करने की धमकी से रोका जाता है। अवधि के अनुसार व्यादेश कितने प्रकार के हो सकते हैं? टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, टेम्परेरी इंजंक्शन और परमानेंट इंजंक्शन। ठीक, जो कि ऑर्डर 39 में इसकी बात की गई है। और देखिए, प्रकृति के अनुसार यानी नेचर के अकॉर्डिंग जो इंजंक्शन है कितने प्रकार के होते हैं? वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, निषेधात्मक और समादेशात्मक। व्यादेश की अवहेलना या भंग का क्या परिणाम होता है? देखिए, संपत्ति की कुर्की करना और 3 मास तक का दीवानी कारावास देना। एग्जीक्यूशन का अर्थ क्या है? देखिए, एग्जीक्यूशन न्यायालय द्वारा प्रदान की गई डिक्री या आदेश में जिन निर्देशों का समावेश है उनका कार्य रूप में पालन किया जाना। अब हम बात करते हैं, क्या प्रत्येक प्रकार की डिक्री का निष्पादन हो सकता है? प्रत्येक प्रकार की डिक्री का निष्पादन नहीं हो सकता, केवल उन्हीं डिक्रियों या आदेशों का निष्पादन किया जा सकता है जो निष्पादन योग्य होती हैं। ठीक है, डिक्री के निष्पादन के लिए कौन प्रार्थना कर सकता है? डिक्रीदार या जहां एक से अधिक डिक्रीदार हों वहां वह जो अन्यों की ओर से इस हेतु अधिकृत किया गया हो, परंतु जहां न्यायालय स्वयं डिक्रीदार का नाम निर्देशित करता है वहां ऐसा डिक्रीदार ही प्रार्थना करेगा। क्या अवयस्क द्वारा न्यायालय में अपने नाम से वाद दायर किया जा सकता है? हाँ, वाद मित्र के द्वारा दायर किया जा सकता है। क्या राजनीतिक प्रश्न से संबंधित वाद
दीवानी प्रकृति के वाद होता है? नहीं होता है। क्या लोक नीति के विरुद्ध अधिकार दीवानी प्रकृति का वाद है? नहीं है। क्या केवल गरिमा या सम्मान को बनाए रखने के लिए वाद दीवानी प्रकृति का वाद होता है? नहीं। क्या ऐसा वाद जिसमें प्रधान रूप से जाति संबंधी प्रश्न अंतर्ग्रस्त हों दीवानी प्रकृति का वाद होता है? नहीं। ठीक है। क्या ऐसा व्यक्ति जिसके पास मुकदमे की विषय वस्तु के अलावा अपने द्वारा चलाए गए वाद में कानून द्वारा निर्धारित न्यायालय शुल्क जमा करने में असमर्थ हो अकिचन कहलाता है? हाँ। क्या डिक्री समझौता के खिलाफ हो सकती है? नहीं। क्या रेजिडुकेटा के तर्क को पक्षों द्वारा त्यागा जा सकता है? हाँ, त्यागा जा सकता है। डिक्री होल्डर किसे कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जिसके पक्ष में डिक्री दी गई हो उसे क्या कहेंगे? डिक्री होल्डर कहेंगे, जो कि सेक्शन 2(3) में डिफाइन है। जजमेंट डेटर किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई है उसे हम जजमेंट डेटर कहेंगे, जो कि 2(10) में डिफाइन है। अब हम एक क्वेश्चन और है, निर्देश तथा पुनर्विचार में क्या अंतर है? निर्देश में अधीनस्थ न्यायालय किसी विधि संबंधी प्रश्न पर जो रीति रिवाज संबंधी मान्यता या किसी ऐसे विषय से संबंध रखता हो जिसकी जानकारी सक्षम न्यायाधीश को न हो तो उसके लिए वह उच्च न्यायालय की राय प्राप्त करने के लिए उसको उच्च न्यायालय भेज सकता है। निर्देश तथा पुनर्विलोकन में अंतर। उच्च न्यायालय ही केवल निर्देश किए गए मामलों पर अपना निर्णय दे सकता है, जबकि पुनर्विलोकन वही न्यायालय करता है जिसने पूर्व निर्णय दिया है। अपील और पुनर्विलोकन में क्या अंतर है? देखिए, पुनर्विलोकन के लिए प्रार्थना पत्र उसी न्यायालय को दिया जाता है जिसने वाद में निर्णय दिया है, जबकि अपील सदैव उच्चतर न्यायालय में ही की जाती है। सीपीसी का ऑर्डर 9 रूल 13 किससे संबंधित है? तो न्यायालय को एक पक्षीय अज्ञाप्ति एक्स पार्टी डिक्री निरस्त करने के लिए प्राधिकृत करता है। न्यायालय द्वारा पारित डिक्री का निष्पादन किस प्रकार हो सकता है? सेक्शन 51 सीपीसी में यह उपबंधित है कि न्यायालय डिक्री में दी गई संपत्ति की कुर्की या विक्रय करके विपक्षी की गिरफ्तारी व कारावास में निरुद्ध करके रिसीवर की नियुक्ति करके या अन्य तरीके से डिक्री का निष्पादन करा सकता है। किसी सरकार या सरकार के विभाग के विरुद्ध दावा लाने से पूर्व कितने दिन का नोटिस देना आवश्यक होता है? सेक्शन 80 के अंतर्गत 2 माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है। किन किन मामलों में न्यायालय को कमीशन नियुक्त करने का अधिकार होता है? किसी गवाह की परीक्षा करने, मौके या विवादित संपत्ति की जांच करने, वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु पक्षकार के लेखे वहियों की जांच करने, संपत्ति के बंटवारे व विक्रय के लिए कमिश्नर की नियुक्ति की जा सकती है। दीवानी प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर 26 के तहत इस संबंध में उपबंध किया गया है। मुजरा से आप क्या समझते हैं, जो कि ऑर्डर 8 में है? मुजरा या प्रतिसाधन कर्जों का एक पारस्परिक मोचन होता है। धन वसूल करने वाले मुकदमे में प्रतिवादी द्वारा धन के लिए एक विपरीत दावा होता है, जिसके लिए वह वादी के खिलाफ एक वाद दायर कर सकता है। न्यायालय किन उद्देश्यों के लिए कमीशन निकाल सकता है? तो देखिए, किसी व्यक्ति की परीक्षा, स्थानीय अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान, अनुसचिवीय कार्य, चल संपत्ति की बिक्री, लिखत की परीक्षा या समायोजन संपत्ति के बंटवारे के लिए कमीशन निकाल सकता है। सेक्युलर शब्द का क्या अर्थ है? स्वेच्छानुसार किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने आदि की पूर्ण स्वतंत्रता को ही हम क्या कहते हैं? सेक्युलर कहते हैं। आपातकाल स्थिति की घोषणा का अनुच्छेद 21 पर क्या प्रभाव पड़ता है? संविधान के आर्टिकल 44वें अमेंडमेंट के कारण अन्य मूल अधिकारों की तरह जीवन के अधिकार का निलंबन नहीं किया जा सकता। एक क्रिमिनल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील कब की जा सकती है? पहला है उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र द्वारा, उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के बिना, यदि उच्च न्यायालय ने अपील में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी अभियुक्त व्यक्ति के दोषयुक्ति के आदेश को उलट दिया है तथा उसको मृत्युदंड दिया है। उच्च न्यायालय ने अपील अधीनस्थ न्यायालय के किसी मामले को विचारण के लिए अपने पास मंगा लिया और अभियुक्त की मृत्यु दंड दिया है। डिसमिसल एंड रिमूवल में क्या अंतर है? देखिए, डिसमिसल में पदच्युत व्यक्ति भविष्य में प्रयोजन प्राप्त करने से बाधित है, जबकि पद से हटाए जाने में यानी रिमूवल में व्यक्ति भविष्य में प्रयोजन प्राप्त कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किस वाद में आर्टिकल 368 के खंड 4 एवं 5 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया? तो मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1789 में। यह किस वाद में कहा गया कि पंथ निरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है? SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में।
आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की क्या परिधि है? संसद संशोधन द्वारा संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है।